स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग डिजाइन और विश्लेषण की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं और बात कर रहे हैं एक ऐसे टूल की जिसने वाकई मतलब खेल बदल दिया है। एनसिस FEA सिमुलेशन। जी। हमारे पास दुर्गा एग्रो सर्विसेज का एक लेख है, एनसिस FEA सिमुलेशन इंजीनियरिंग विश्लेषण में क्रांति, और हम इसी के जरिए इस तकनीक को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आज इंजीनियरिंग सिर्फ अच्छी कल्पना या डिजाइन बनाने तक ही सीमित नहीं है, है ना? डिजाइन कितना सटीक है, कितना कुशल है और असल दुनिया की चुनौतियों को मतलब कितना झेल पाएगा, ये सब पहले से जानना बहुत जरूरी हो गया है। और यहीं पर चुनौती आती है, सही कहा ना? हर छोटे मोटे बदलाव के लिए एक असली मॉडल बनाना, एक फिजिकल प्रोटोटाइप, फिर उसे टेस्ट करना, इसमें पैसा और समय दोनों बहुत लगते हैं। एकदम सही। और इसीलिए तो एनसिस FEA जैसे वर्चुअल सिमुलेशन टूल इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं। ये इंजीनियरों को कंप्यूटर पर ही अपने डिजाइन को टेस्ट करने की ताकत देते हैं, वो भी असली चीज बनाने से बहुत पहले। तो चलिए इसी वर्चुअल दुनिया को थोड़ा और खंगालते हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि ये एनसिस FEA आखिर है क्या चीज, ये काम कैसे करता है, इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हो रहा है, और हाँ, ये इंजीनियरिंग के भविष्य को कैसे आकार दे रहा है। बिल्कुल। हम इसके फायदों के साथ साथ इसकी सीमाओं पे भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बुनियादी सवाल से। एनसिस FEA, ये फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस आखिर है क्या? हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? इसे ऐसे समझिए, आप कोई भी जटिल आकार की वस्तु लेते हैं, मान लीजिए एक कार का दरवाजा। ठीक है। FEA सॉफ्टवेयर उस दरवाजे को हजारों या मतलब लाखों छोटे छोटे एकदम सिंपल शेप के टुकड़ों में बांट देता है मैथमेटिकली। अच्छा। इन्हीं टुकड़ों को फाइनाइट एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा, छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों बांटते हैं, इसका क्या फायदा? क्योंकि हर छोटे टुकड़े के व्यवहार का गणितीय विश्लेषण करना आसान होता है। सॉफ्टवेयर फिर इन सभी छोटे टुकड़ों पर भौतिकी के नियम लागू करता है, जैसे बल, दबाव, तापमान का असर, और फिर कैलकुलेट करता है कि पूरा दरवाजा एक यूनिट के रूप में कैसा बर्ताव करेगा। ओह, यानी ये एक तरह से भविष्यवाणी करता है कि दरवाजा टक्कर में कितना मुड़ेगा या उस पर दबाव पड़ने से कहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रेस आएगा। बिल्कुल, ये तनाव, स्ट्रेस, खिंचाव, स्ट्रेन, विरूपण, डिफॉर्मेशन, कंपन, वाइब्रेशन, गर्मी का प्रवाह, हीट ट्रांसफर या तरल प्रवाह, फ्लूइड फ्लो जैसी चीजों का काफी सटीक अनुमान लगा सकता है। ये असल में बनने से पहले ही उत्पाद के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने जैसा है। ये तो वाकई कमाल है। मतलब गलतियां डिजाइन स्टेज पर ही पकड़ी जा सकती हैं, खर्चा बच गया। हाँ, बहुत हद तक। चलिए इसकी क्षमताओं को थोड़ा और करीब से देखते हैं। लेख में स्ट्रक्चरल एनालिसिस का जिक्र था, ये क्या है? स्ट्रक्चरल एनालिसिस इसकी सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण क्षमताओं में से एक है। ये बताता है कि किसी चीज पर वजन या बल पड़ने पर वो कैसे प्रतिक्रिया देगी। क्या वो टूट जाएगी, कितनी मुड़ेगी, कहाँ से कमजोर है, ये सब चीजें जानने के लिए स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया जाता है। और ये किस तरह की स्थितियों का विश्लेषण कर सकता है? सिर्फ स्थिर वजन का या मतलब कुछ और भी? नहीं, ये स्थिर, स्टैटिक भार जैसे किसी पुल पर खड़ी गाड़ी का वजन, और गतिशील, डायनामिक भार जैसे भूकंप के झटके या कंपन, दोनों का विश्लेषण कर सकता है। और ये नॉन लीनियर व्यवहार को भी समझ सकता है। नॉन लीनियर व्यवहार, इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा समझाइए। मतलब ऐसी स्थितियां जहां चीजों का व्यवहार सीधा सरल नहीं होता। जैसे अगर आप किसी धातु को उसकी लिमिट से ज्यादा खींच दें तो उसका व्यवहार बदल जाता है ना, वो स्थायी रूप से मुड़ जाती है। हाँ। या रबर जैसी सामग्री का व्यवहार, ये नॉन लीनियर है। एनसिस इन जटिल स्थितियों का भी सटीक विश्लेषण कर सकता है। समझ गई। और लेख में थर्मल एनालिसिस का भी जिक्र था। गर्मी का विश्लेषण कहाँ जरूरी होता है? बहुत सी जगहों पर। सोचिए, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स कितनी गर्म हो जाती हैं। हाँ, फोन गर्म हो जाते हैं। बिल्कुल। या कार का इंजन या पावर प्लांट की टरबाइन। थर्मल एनालिसिस ये समझने में मदद करता है कि गर्मी कैसे फैलती है, मतलब चालन, संवहन, विकिरण से कहाँ तापमान बहुत ज्यादा हो सकता है, और डिजाइन को ठंडा रखने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। सही थर्मल मैनेजमेंट उत्पाद की उम्र और परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है। आपने गर्मी और संरचनात्मक बल की बात की। क्या ये दोनों चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, मतलब इंटरैक्ट करती हैं? लेख में वो कपल्ड फील्ड सिमुलेशन जैसी कोई बात थी? हाँ, और यही एनसिस की असली ताकत दिखती है। कपल्ड फील्ड सिमुलेशन का मतलब है एक ही विश्लेषण में कई अलग अलग फिजिकल इफेक्ट्स के आपसी संबंध को समझना। कोई उदाहरण देंगे? इसे थोड़ा और सरल बना सकते हैं। जरूर। सोचिए एक हवाई जहाज का इंजन। जब वो चलता है तो वो बहुत गर्म होता है। ये हुआ थर्मल प्रभाव। हाँ।
इस गर्मी के कारण उसके पुर्जे फैलते हैं, ये स्ट्रक्चरल प्रभाव हुआ। ये फैलाव पुर्जों में आंतरिक तनाव पैदा कर सकता है। एंसिस इन दोनों चीजों, गर्मी और उसके कारण होने वाले संरचनात्मक बदलाव का एक साथ विश्लेषण कर सकता है। इसे थर्मल स्ट्रक्चरल कपलिंग कहते हैं। अच्छा। इसी तरह ये हवा के दबाव, फ्लूइड का किसी संरचना पर पड़ने वाले असर, स्ट्रक्चरल का भी विश्लेषण कर सकता है, जैसे पुल पर तेज हवा का प्रभाव। ये असल दुनिया की जटिलता को कंप्यूटर में उतारने जैसा है, एक तरह से। ये तो सचमुच बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन इतनी सारी क्षमताएं कैसे इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल नहीं है? लेख में मैशिंग और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस की बात थी। ये एक वाजिब सवाल है। देखिए, शक्ति और जटिलता अक्सर साथ साथ आती हैं, लेकिन एंसिस ने इसे सुलभ बनाने पर काफी काम किया है। मैशिंग यानी डिजाइन को छोटे एलिमेंट्स में बांटने की प्रक्रिया, इसके लिए इसमें ऑटोमेटिक और एडेप्टिव टूल हैं। एडेप्टिव? हाँ, मतलब वो विश्लेषण के दौरान जरूरत के हिसाब से मैश को खुद ही बेहतर बना सकता है। ये टूल विश्लेषण की सटीकता और गणना में लगने वाले समय के बीच सही संतुलन बनाने में मदद करते हैं। और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना, इंटरफेस कैसा है इसका? क्या कोडिंग वगैरह चाहिए? नहीं, कोडिंग की जरूरत आमतौर पर नहीं होती। इसका यूजर इंटरफेस काफी आधुनिक और सहज, इंट्यूटिव बनाने की कोशिश की गई है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि यह सॉलिडवर्क्स, कैटिया, ऑटोडेस्क इन्वेंटर जैसे मुख्य कैड सॉफ्टवेयर के साथ आसानी से जुड़ जाता है। इंजीनियर अपने 3D मॉडल को सीधे एंसिस में ला सकते हैं और विश्लेषण शुरू कर सकते हैं। और अलग-अलग तरह की सामग्री, जैसे प्लास्टिक या कोई खास किस्म का स्टील, क्या उनका विश्लेषण भी हो सकता है? बिल्कुल। इसमें धातुओं, प्लास्टिक्स, सिरेमिक, कॉम्पोजिट मटेरियल वगैरह का एक विशाल डेटाबेस पहले से मौजूद है और आप अपनी जरूरत के हिसाब से नई सामग्री के गुण भी डाल सकते हैं। ये नॉन लीनियर सामग्रियों, जिनका व्यवहार जटिल होता है, उनके विश्लेषण में भी बहुत सक्षम है। लेख में ऑप्टिमाइजेशन टूल्स का भी जिक्र था, वो क्या करते हैं? ऑप्टिमाइजेशन टूल्स डिजाइन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। मान लीजिए आपको एक पुर्जा बनाना है जो हल्का भी हो और मजबूत भी। हाँ, ये तो हमेशा चाहिए होता है। बिल्कुल। तो टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन जैसी टूल आपको बता सकते हैं कि पुर्जे के किस हिस्से से गैर जरूरी मटेरियल हटाया जा सकता है, ताकि वजन कम हो जाए लेकिन उसकी मजबूती बनी रहे। ये सचमुच डिजाइन को स्मार्ट बनाने में मदद करता है। और अगर विश्लेषण बहुत बड़ा और जटिल हो, जैसे पूरे हवाई जहाज का, क्या तब भी ये काम करता है? उसके लिए एंसिस हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग यानी HPC का इस्तेमाल करता है। यानी ये गणना के काम को कई सारे कंप्यूटर प्रोसेसर या सर्वर क्लस्टर में बांट देता है, जिससे बहुत जटिल विश्लेषण भी अपेक्षाकृत तेजी से पूरे हो जाते हैं। अच्छा, ये तो हुई क्षमताओं की बात। अब ये जानना दिलचस्प है कि ये तकनीक असल में इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हो रही है। लेख में कई उद्योगों का जिक्र था। इसका इस्तेमाल लगभग हर उस उद्योग में हो रहा है जहां किसी उत्पाद के भौतिक प्रदर्शन को समझना जरूरी है। एरोस्पेस और रक्षा में तो ये अनिवार्य जैसा है। विमान के पंखों, ढांचे, फ्यूजलाज, लैंडिंग गियर, इंजन के पुर्जों पर लगने वाले बलों, कंपन और तापमान का सटीक विश्लेषण करने के लिए। और ऑटोमोटिव, आजकल वहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों और नई तकनीकों पर बहुत काम हो रहा है। ऑटोमोटिव उद्योग में एंसिस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। गाड़ियों की क्रैश वर्दिनेस यानी टक्कर में सुरक्षा का वर्चुअल टेस्ट करने में। वर्चुअल क्रैश टेस्ट, वाह! हाँ, बिल्कुल। फिर चेसिस की मजबूती और टिकाऊपन जांचने में, ब्रेक सिस्टम के प्रदर्शन को समझने में, और जैसा आपने कहा, इलेक्ट्रिक वाहनों EVs के लिए बैटरी का थर्मल मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती है। बैटरी ज्यादा गर्म ना हो, सुरक्षित रहें और उसकी लाइफ लंबी हो। इसमें एंसिस सिमुलेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका क्या योगदान है? सिविल इंजीनियरिंग में पुलों, ऊंची इमारतों, बांधों पर हवा, पानी, भूकंप या ट्रैफिक लोड का क्या असर होगा, ये जानने के लिए सिमुलेशन किए जाते हैं। इससे डिजाइन सुरक्षित और किफायती बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसा हमने थर्मल एनालिसिस में बात की, चिप्स, सर्किट बोर्ड्स, PCBs को ठंडा रखना बहुत जरूरी है। हाँ, वरना परफॉर्मेंस गिर जाती है। सही कहा। एंसिस इसमें मदद करता है। साथ ही ये ड्रॉप टेस्ट सिमुलेशन, जैसे फोन गिरने पर क्या होगा या कंपन के असर का विश्लेषण भी कर सकता है। ऊर्जा और चिकित्सा क्षेत्र भी अछूते नहीं है इससे। बिल्कुल नहीं। ऊर्जा क्षेत्र में पावर प्लांट की टर्बाइनों, पाइपलाइनों, परमाणु रिएक्टर के घटकों की सुरक्षा और दक्षता का विश्लेषण होता है। पवन चक्कियों के ब्लेड का डिजाइन सुधारने में भी इसका इस्तेमाल होता है। चिकित्सा में तो ये क्रांति ला रहा है।
कृत्रिम जोड़े जैसे घुटने, कूल्हे के इम्प्लांट, स्टेंट, पेसमेकर जैसे उपकरणों का शरीर के अंदर कैसा व्यवहार होगा, इसका सिमुलेशन करने में। कमाल है। यहाँ तक कि रक्त प्रवाह को मॉडल करने या दवा शरीर में कैसे फैलेगी, इसका अनुमान लगाने में भी मदद कर सकता है। वाकई इसका दायरा तो बहुत ही बड़ा है। तो अगर हम फायदों को संक्षेप में देखें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? लेख क्या कहता है इस बारे में? सबसे पहला और महत्वपूर्ण फायदा है सटीकता और विश्वसनीयता। एंसिस के पीछे सालों का शोध और विकास है और इसके नतीजों पर उद्योग भरोसा करता है। दूसरा, इसकी बहुभौतिकी क्षमता, यानी एक ही सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरह के भौतिक प्रभावों का विश्लेषण कर पाना। असल दुनिया में चीजें ऐसी ही काम करती हैं, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा होता है। और समय और पैसे की बचत वाली बात, वो तो सबसे आकर्षक लगती है ना? हाँ, वो व्यवहारिक रूप से शायद सबसे बड़ा लाभ है। सोचिए, कितने सारे महंगे प्रोटोटाइप बनाने और उन्हें टेस्ट करने से बच जाते हैं। हाँ। इससे न सिर्फ विकास की लागत कम होती है, बल्कि उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने का समय, टाइम टू मार्केट, भी काफी घट जाता है। ये कंपनियों को कंपटीशन में आगे रहने में मदद करता है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या ये सिमुलेशंस 100% असली दुनिया जैसे होते हैं या हमेशा कुछ न कुछ अंतर रहता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं हमें इसकी सीमाओं पर भी बात करनी चाहिए। देखिए, कोई भी सिमुलेशन असल दुनिया का एक मॉडल होता है, हूबहू नकल नहीं। अच्छा। सटीकता कई चीजों पर निर्भर करती है। आपने मॉडल कितना सही बनाया है, सामग्री के गुण कितने सही डाले हैं, वो जो मैशिंग की बात की थी वो कितनी अच्छी की है, और विश्लेषण के लिए सही सेटिंग्स चुनी हैं या नहीं। मतलब कचरा अंदर डालेंगे तो कचरा ही बाहर आएगा, है ना? हाँ, ये तो है। तो क्या इसकी कुछ और सीमाएं या चुनौतियां भी हैं? बटन दबाना जानना काफी नहीं है, नतीजों का सही मतलब निकालना और उनकी सीमाओं को समझना भी जरूरी है। इसका एक लर्निंग कर्व है। और कुछ? दूसरी बात, जटिल विश्लेषण के लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है। शक्तिशाली कंप्यूटर या सर्वर की जरूरत पड़ती है, जो अपने आप में एक निवेश है। और सॉफ्टवेयर की कीमत, क्या ये छोटी कंपनियों के लिए सुलभ है? आपने निवेश की बात की। हाँ, वाणिज्यिक लाइसेंस महंगे हो सकते हैं, खासकर छोटे व्यवसायों या स्टार्टअप्स के लिए। ये एक बड़ी बाधा हो सकती है। हालांकि एंसिस अकादमिक संस्थानों और कुछ हद तक स्टार्टअप्स के लिए रियायती या अलग तरह के लाइसेंसिंग विकल्प भी देता है, लेकिन व्यावसायिक उपयोग के लिए ये एक महत्वपूर्ण लागत है। बाजार में एंसिस के अलावा भी एफईए सॉफ्टवेयर होंगे, जाहिर है। लेख में एबेकस, कॉमसोल और सॉलिडवर्क्स सिमुलेशन से इसकी तुलना की गई थी। इनमें मोटे तौर पर क्या फर्क है? हाँ, हर टूल की अपनी खासियतें होती हैं। लेख के मुताबिक एबेकस अक्सर बहुत ज़्यादा नॉन लीनियर समस्याओं जैसे रबर या मिट्टी जैसी सामग्रियों के जटिल विश्लेषण के लिए ज़्यादा मजबूत माना जाता है। अच्छा। दूसरी तरफ एंसिस की पहचान उसकी व्यापक मल्टीफिजिक्स क्षमताओं और इस्तेमाल में थोड़ी ज़्यादा आसानी, खासकर वर्कफ्लो इंटीग्रेशन की वजह से है। और कॉमसोल और सॉलिडवर्क्स सिमुलेशन के बारे में क्या? कॉमसोल मल्टीफिजिक्स मॉडलिंग में बहुत लचीलापन देता है, खासकर अगर आपको बहुत ही कस्टमाइज्ड या नई तरह की भौतिकी को मॉडल करना हो। यह अकादमिक शोध में काफी लोकप्रिय है। सॉलिडवर्क्स सिमुलेशन, जो अक्सर सॉलिडवर्क्स कैड के साथ आता है, वो डिजाइन इंजीनियरों के लिए शुरुआती और मध्य स्तर के विश्लेषण के लिए एक अच्छा सुलभ विकल्प है। मतलब आसान है इस्तेमाल करना? अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा जटिलता, एडवांस्ड मल्टीफिजिक्स या उच्चतम सटीकता की ज़रूरत होती है, तो एंसिस या एबाकस जैसे टूल ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। चुनाव आपकी खास ज़रूरतों पर निर्भर करता है। समझ गई। तो भविष्य की ओर देखते हुए इस तकनीक का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या ये और बेहतर होने वाली है? बिल्कुल, भविष्य तो रोमांचक लग रहा है। कुछ ट्रेंड साफ दिख रहे हैं। एक है एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल। सोचिए, एआई खुद ही सिमुलेशन के नतीजों के आधार पर डिजाइन में सुधार के सुझाव दे। वाह! मतलब इंजीनियर का काम और आसान? या शायद और दिलचस्प। दूसरा, क्लाउड कंप्यूटिंग। इससे छोटे उपयोगकर्ता भी जरूरत पड़ने पर भारी कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल कर पाएंगे, बिना महंगे हार्डवेयर खरीदे। डिजिटल ट्विन्स के बारे में भी काफी सुनने में आता है आजकल। हाँ, डिजिटल ट्विन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। किसी असली चीज, जैसे एक चालू जेट इंजन, एक फैक्ट्री या एक पूरी पवन चक्की फार्म का एक लाइव वर्चुअल रिप्लिका बनाना। लाइव रेप्लिका? हाँ, ये वर्चुअल मॉडल असली चीज से रियल टाइम डेटा लेता रहता है और उसी के हिसाब से अपना व्यवहार बदलता है। एंसिस इस डिजिटल ट्विन क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे उत्पादों की निगरानी, रखरखाव और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंडस्ट्री 4.0 के साथ इसका एकीकरण और गहरा होगा।
इंजीनियर भविष्य में और भी ज्यादा वास्तविक, जटिल और इंटेलिजेंट सिस्टम्स का सिमुलेशन कर पाएंगे। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि ANSYS FES सिमुलेशन सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है। ये इंजीनियरों को वो आत्मविश्वास देता है कि वे अपने विचारों को बनाने से पहले ही परख सकें, डिज़ाइन को बेहतर बना सकें और अंततः सुरक्षित, ज़्यादा कुशल और नवीन उत्पाद बना सकें। इसने वाकई डिज़ाइन और परीक्षण के तरीके को बदल दिया है। निश्चित रूप से ये सिर्फ समय और पैसा बचाने का टूल नहीं है, बल्कि ये इनोवेशन का एक इंजन है। एक तरह से ये इंजीनियरों को उन डिजाइनों को भी एक्सप्लोर करने का मौका देता है जिन्हें पहले शायद बहुत जोखिम भरा या महंगा समझकर छोड़ दिया जाता। एरोस्पेस से हेल्थ केयर तक हर क्षेत्र में कंपनियां इसकी मदद से आगे बढ़ रही हैं। भविष्य के इंजीनियरों के लिए इसमें महारत हासिल करना एक महत्वपूर्ण स्किल सेट होगा। और यहीं पर एक दिलचस्प विचार आता है। जैसे जैसे ये वर्चुअल टेस्टिंग की क्षमताएं और शक्तिशाली और आसान होती जाएंगी, क्या ये हमारी रचनात्मकता और आविष्कार करने के तरीके को ही बदल देंगी? क्या हम ऐसी चीजें डिजाइन करने लगेंगे जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब उन्हें टेस्ट करना वर्चुअली संभव होगा? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल, ये तकनीक सिर्फ मौजूदा समस्याओं को हल करने में ही नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को खोलने में भी मदद कर रही है। यकीनन। आज इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।